नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा की थी और ठीक उसी प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस के कुछ प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी आदि कई जो है सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले यदि हम लोग क्वेश्चन 1 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए है आपके पास में, हड़प्पा सभ्यता में समाज पितृसत्तात्मक था, अर्थात समाज में पुरुष प्रधान हुआ करता था। ऑप्शन बी आपको पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से विशाल मंदिरों और भवनों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन सी आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्षेत्र का आकार आयताकार हुआ करता था। एंड ऑप्शन 4 एंड डी अंतिम जो है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि कही जाती है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है या सत्य है। आपके पास में ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सवाल बना है ये बना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से। और यदि हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहां से साफ साफ ये पता चल रहा है कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। और इसका कारण क्या है, देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई पैट्रियार्कल सोसाइटी ना होकर वहां पर जो है मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। मदर गॉडेस की जो हमें इमेजेस लगभग हर साइड से नजर आती हैं, ये इस बात का हमें जो है एक सबूत देता है, प्रूफ देता है कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा, न बल्कि पितृसत्तात्मक। फिर हड़प्पा सभ्यता से मंदिर और भवनों के साक्ष्य हमें कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई जो है हमें ब्राह्मी की लिपि मिली है। देखो वहां से लिपि तो फाउंड हुई है, आईबीसी की लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा चुकी है। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि है इसको सामान्य अर्थों में हम लोग पिक्टोग्राफ्स के रूप में जानते हैं, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है। समटाइम इसको सर्पेंटाइन लिपि या जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये सर्प आकार का ये सर्पेंटाइन लिपि है, तो ये भी जान सकते हैं। और इसकी विशेषता ये थी कि ये दाहिनी तरफ से लिखा जाता था, कहां की और बाईं तरफ, यानी कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ जो है लिखी जाने वाली एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी और ये ब्राह्मी में बिल्कुल नहीं था। और ऑप्शन हमसे जो पूछ रहा है कि इसका जो है आयताकार साइज था, नहीं, ये जो है त्रिकोणाकार यानी कि ट्राइएंगुलर इन शेप था। तो पहले का जवाब जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। वहीं यदि हम लोग प्रश्न 2 की बात करें तो प्रश्न 2 आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के भीतर है। क्षमादान का मतलब द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द मर्सी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यदि मैं पार्डनिंग पावर की बात करूं तो आपको ऑप्शंस पूछे गए हैं अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74। आर्टिकल 71, 72, 73 और 74 आपको बिल्कुल समय दिया जा रहा है। अभी तक आपने इसका जवाब सोच भी लिया होगा कि क्षमादान की शक्ति किसमें है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के भीतर तथा राज्यों के राज्यपालों को अनुच्छेद 161 के अंदर जो है उनमें कुछ पावर दी गई है, क्षमादान की शक्ति, और कुल मिलाकर 5 क्षमादान की शक्तियां होती है। सबसे पहला जो आता है वो आता है कंप्लीट पार्डन, यानी कि माफ कर देना। पार्डनिंग पावर आता है, रेमिशन आता है, कम्यूटेशन आता है, रिप्राइव आता है, रिट्राइव आता है, रेस्पाइट आता है। तो ये 5 प्रकार की जो है टोटल मर्सी पावर अनुच्छेद 72 के भीतर राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो ये भी आप लोग जो है इसका सही जवाब जान सकते हैं, विच इज ऑप्शन 2। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, यानी कि मुद्रा राक्षस जो लिखा है उसके रचयिता या ऑथर का नाम क्या है। योर ऑप्शंस आर बाणभट्ट, कालिदास, विशाख दत्ता और विष्णु शर्मा। तो अगर हम लोग मुद्रा राक्षस ग्रंथ की बात करें तो इसके जो राइटर है, इसके जो ऑथर है, उनका नाम है विशाख दत्ता। विशाख दत्ता के द्वारा लिखी हुई प्रमुख कृतियों में से एक जो है वो है मुद्रा राक्षस। और यदि मैं मुद्रा राक्षस की थोड़ी विशेषताओं पर चर्चा करूं तो मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता जो है वो विशाख दत्त है।
जिसके रचयिता विशाख दत्त है और इनकी रचना जो है ये 4th सेंचुरी में, 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और इसके भीतर इन्होंने चाणक्य की जो राजनीतिक सफलताएं हैं और जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से संबंधित जो भी उनकी सफलताएं हैं उन सबका विवरण दिया है। यह मुद्रा राक्षस के बारे में पूछ लिया जाता है। इस कृति की रचना जो है पूर्ववर्ती संस्कृत नाट्य परंपरा से सर्वथा अलग पाई जाती है, भिन्न पाई जाती है। और लेखक ने इसमें भावुकता के साथ, कल्पना आदि के साथ जो है यहां पर क्या किया है, इसको दरकिनार करते हुए इसमें जीवन संघर्ष के यथार्थ को अंकन किया है या यथार्थ को दर्शाया है। यह सब मुद्रा राक्षस में मिलता है। अब हमने जैसा कि कहा कि मुद्रा राक्षस वास्तव में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो इसका पहली बार हिंदी में जो है किसने अनुवाद किया था, तो हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम इसको जो है हिंदी में अनुवादित किया था। दिस इज ऑल अबाउट द मुद्रा राक्षस। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 विशाख दत्ता। मेगास्थनीज ने जो अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, इस इंडिका नामक बुक में मेगास्थनीज ने जो मौर्यन समाज था, ये जो इंडियन समाज था, इसको कुल मिलाकर कितने भागों में बांटा है। तो आपके ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास में 2, 4, 6 या फिर 7 भागों में। तो जैसा कि आप लोगों को इसका आंसर मालूम पड़ गया होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौर्यन समाज को इन्होंने जो है 7 भागों में बांटने का जो है कार्य किया था मेगास्थनीज ने। सवाल ये भी है कि मेगास्थनीज कौन है। जब हम लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य का युद्ध जानते हैं, 304-05 जो है बीसी में जो युद्ध हुआ था, तो उसी दौरान चंद्रगुप्त को एक संधि के जो है मुताबिक सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था इनके दरबार में। ये वही मेगास्थनीज हैं जिन्होंने इंडिका लिखा था और उसी में कहा है कि मौर्यन जो समाज था वो मुख्य रूप से 7 भाग जो थे उनमें बटा हुआ था। कौन कौन से थे वो देखो ध्यान से। पहले थे दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर हुआ करते थे। दूसरा स्थान आता है इसमें शिल्पकार, देन कृषक, सैनिक, अहीर, निरीक्षक और सभासद जो होते हैं। सभासद का मतलब यहां पर काउंसलर्स है, जो काउंसलर्स होते हैं। निरीक्षक का मतलब होता है जो इन्विजिलेटर्स होते थे। तो उन्होंने इन्विजिलेटर्स को भी कह दिया कि भाई ये अलग से क्या है, एक समाज है, एक समाज का जो है वर्ग है। तो कुल मिलाकर जो है 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने बांटा था इस मौर्यन समाज को या भारतीय समाज को। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो यदि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस लाइन को जरा हाईलाइट करेंगे फ्रेंड्स हम, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन न किया हो। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। चलिए एक बार इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं। लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड बाय हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप लोगों को जो है इसका हिंट मिल गया होगा। दिस इज इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स इसका जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छिपा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को तब तक ना आप जो है अरेस्ट कर सकते, मतलब उसकी लिबर्टी छीन सकते हैं, और ना इसको मृत्युदंड देकर उसकी लाइफ छीन सकते हैं, जब तक कि उसने जो हमारे देश की पार्लियामेंट, देश का पार्लियामेंट है या मान लीजिए जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जब तक उसने जो कानून बनाया उसको ब्रेक ना किया हो। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर इसको ब्रेक किया है तो जाकर उसके जो है उसकी लिबर्टी छीन सकते हैं, उसको आप जो है क्या दे सकते हैं, मृत्युदंड या उससे जीवन छीन सकते हैं। ये लिखा गया है अनुच्छेद 21 के भीतर। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बिल्कुल जो है याद रखना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 6 की ओर, और देखो इसमें देखो एक थोड़ा सा मिस्टेक है। ये देखो यहां पर डी ना होकर ये बी होना चाहिए, ठीक है, और तब अनुच्छेद 21 बिल्कुल ठीक है ना। तो इतना मिस्टेक जो है आप लोग बिल्कुल माफ कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, की अधिकतम अवधि कितनी होती है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस पास्ड बाय और इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, योर ऑप्शंस आर 6 सप्ताह, 6 माह, सप्ताह मतलब होता है वीक, माह मतलब होता है मंथ, है ना, इतना आप जानते हैं बेसिक। 6 महीने और 6 सप्ताह या फिर अनिश्चित काल, इनडेफिनिट पीरियड। देखो 2 चीजें यहां पर ध्यान देना है हमें। वैसे पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर है 6 महीने और 6 सप्ताह। हमने क्या लिखा है, मैक्सिमम। अगर पूछता कि सामान्य अवधि कितनी है, तब हमारा ऑप्शन हो जाता 6 मंथ, यानी कि ऑप्शन बी।
अगर कह रहा है कि मैक्सिमम कितना है, सर्वाधिक कितना जो है इसका अवधि है, तो सर्वाधिक अवधि की बात की जाए तो वो 6 महीना और 6 सप्ताह है, यानी कि इसमें ये प्रावधान किया गया। लेट्स सपोज कि आज जैसे जो है राष्ट्रपति ने कोई बिल पास कर दिया है, अब आज से जो है राष्ट्रपति ने जैसे बिल नहीं अध्यादेश पास किया है और उस समय एब्सेंट है हमारी पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एब्सेंट है या राज्यसभा एब्सेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है साफ साफ अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल जो है 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को दी गई है। तो उसमें यह साफ लिखा गया है कि जब भी पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी, मतलब पुनः जो है बैठक करेगी, सेशन में आएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा विद इन 6 वीक्स, 6 सप्ताह के भीतर। और ऐसा मैक्सिमम टाइम कितना मिल सकता है, 6 महीना। तो 6 महीना और 6 सप्ताह जो है इतने का समय दिया जा सकता है। कहां पर जो है मेंशन्ड है आर्टिकल 123 में। और अगर पूछता कि गवर्नर्स की कहां है, तो बस आप पहले 2 डिजिट्स को इधर उधर कर देते, जैसे कि 213 में पूछा तो यहां भी अध्यादेश की शक्ति है, लेकिन ये राज्यों के राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति हो जाती है। और वहीं अगर हमसे पूछा कि आर्टिकल 123 में कौन से अध्यादेश की शक्ति है, तो वो जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। ये वाला क्वेश्चन भी उम्मीद है गाइस यहां पर क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न की और यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। आपको बताना है कि जो हमारे पास में नेशनल रूरल डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसका जो है कहां पर मुख्यालय। आपको ऑप्शंस पूछे गए हैं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता या हैदराबाद। तो इसके वास्तविक रूप से अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हैदराबाद। यदि हम लोग थोड़ा सा इसमें विस्तारित चर्चा करें, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में। जैसा कि नाम में ही लिखा गया है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना है, एक मजबूती प्रदान करनी है। और इसमें से भी जो उत्तर पूर्वी भारत है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुवाहाटी, आसाम जो है, इसमें भी क्या किया जाएगा, एक संस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक जो है ऑटोनोमस संगठन है, यानी कि स्वायत्त संगठन है, यानी कि वो ऑटोनॉमी जो है उसके पास में दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर यदि आगे बढ़े तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक अर्थात इंग्लिश में कहते हैं वाइस फूल रूलर। वाइस फूल रूलर की संज्ञा जो है दी गई है, आपके पास ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक। इसमें से जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें दूसरे नंबर का जो है शासक हुआ करता था। और अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खान, जिसका वास्तविक नाम था, ये जो है थ्रोन पर बैठता और इसको लोग जो है बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में यानी कि वाइस फूल रूलर के रूप में जानते हैं। अब इसे क्यों वाइस फूल रूलर के नाम से जाना गया है, इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। देखो कारण ये था कि ये जो डिसीजंस लिया करता था वो लगभग हर समय उसको फेलियर देखने को मिलता था, इसीलिए इसको भारतीय इतिहास में अभागा आदर्शवादी यानी कि अनफॉर्चुनेट आइडलिस्ट का संज्ञा भी दिया गया है। इसने, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो इसने राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेकर गया था, लेकिन वो जो है इसके जीवन का एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है। इसके द्वारा जो है टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो है नई करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये भी इसके जीवन का एक फेलियर वहां पर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे बड़े कारण थे जैसे कि दोआब रीजन में टैक्सेशन को इंक्रीज कर देना, लेकिन किसानों ने खेती छोड़ दी थी और किसानों जो इसको टैक्स पे करने से मना ही कर दिया था। इक्वल पेमेंट या इक्वल टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन ये सारी इसके जीवन की फेलियर्स रही थी। बुद्धिमान तो था, लेकिन कैसे अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे उनको जो है लागू किया जाए, उन सारी बातों में जो है इतना जो है सक्षम नहीं था। तो यही कारण है कि इसको वाइस फूल रूलर या बुद्धिमान मूर्ख शासक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़े तो विश्व की सबसे प्राचीन संसद जो है किस देश में स्थित थी। अमेरिका,
ब्रिटेन, भारत या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन जो है। इस ब्रिटेन में पूरे विश्व भर की सबसे प्राचीनतम जो है पार्लियामेंट है, संसद है। और इस संसद की स्थापना की यदि हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1707 में हुई थी। आपको एक क्वेश्चन डिलीवर कर रहा हूं दोस्तों, आप बताएंगे कि इंडियन जो ओल्ड पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं, जो पार्लियामेंट है भारत का, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी या उसकी नींव कब रखी गई थी? आप जो है इसका जवाब जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसमें देखिए ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक यानी कि जो है एक प्रकार से बाई कैमरल जो है विधायिका है, लेजिस्लेचर है, अर्थात इसमें भी दो सदन मौजूद हैं, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन की संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने कहा है कि यहीं से शुरुआत हुई है पार्लियामेंट की। और इसके अलावा ब्रिटेन में राजतंत्र है, आप लोग इस बात को जानते भी होंगे। और जो है यहां पर ब्रिटेन में अलिखित यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ऐसा संविधान जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सामान्य बिल को पास करने की प्रक्रिया लगभग समान होती है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तो ऐसे जो है हम लोग संविधान को अलिखित संविधान का दर्जा दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। मुगल शासन के समय भुज काशी नामक खेल की शुरुआत किस जो है मुगल शासक के द्वारा की गई थी? योर ऑप्शंस आर बाबर, हुमायूं, अकबर और जो है जहांगीर। तो इसका जो सही जवाब है वह है मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर के द्वारा पहली बार भुजकाशी खेल को जो है शुरू किया गया था। भुजकाशी खेल क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए दोस्तों। देखो भुजकाशी खेल में क्या होता है कि जो एक पीस ऑफ मीट होता है या मांस का जो टुकड़ा होता है उसको सेंटर में रखा जाता है और दूसरी तरफ से स्टिक से क्या किया जाता है, उसको रन करते हुए अपने जो खेमा है या अपना जो गोल है उसमें जो है ले आया जाता है। तो इस प्रकार के खेल को हम लोग भुजकाशी कहते हैं। आज भी इस भुजकाशी खेल के कुछ एविडेंसेस हमें जो है देखने को मिलते हैं। और ये मध्य एशिया में घोड़ों पर सवार होकर जो है खेले जाने वाला एक खेल है, जिसके अंतर्गत अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान के पठान इलाकों में जो है और चाइना के जो है उइगुर इलाका, जगह का नाम है उइगुर इलाका, इसमें आज भी जो है इसको खेला जाता है। यह जो है सदियों से यानी कि बहुत टाइम पहले से स्टेपीज के जो मैदान थे मध्य एशिया में, यहां पर रहने वाले कबीलों के द्वारा खेला जाता था, जो कि घुड़सवार में हुनरमंद होते थे। यानी कि घुड़सवारों को स्टिक दे दिया गया है, मीट के पीस को उन्होंने गोल करना है, जैसे आज के टाइम में पोलो खेला जाता है, उस समय चौगान भी खेला जाता था। तो ये सब इसी का भाग है। इसमें खिलाड़ियों को दो गुटों में बांट दिया जाता है और खेल के मैदान के बीच में एक सिर कटा बकरा, देखो हमने कहा ना कि एक मीट का जो पीस है उसको रखा जाता है या फिर बछड़ा रखा जाता है और खिलाड़ी अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उसको उठाने की जो है कोशिश करते हैं और जो उसे उठा लेता है दूसरे गुट के खिलाड़ियों से बचाकर उसी की जीत हो जाती है। और इस प्रकार के खेल को ही जो है भुजकाशी का नाम दिया गया है। सो गाइस, ये आज के टॉप 10 वो प्रश्न थे जिनको जो है प्रश्न को पूछा जाने के पूरे चांसेस लगते हैं। आई नो थोड़ा लेंथ ऑफ वीडियो जो है ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसके पीछे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है छिपी होती है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जो है इस प्रकार से कि मुगल काल के समय मनसब क्या हुआ करता था, आपको इसका जवाब देना है। योर ऑप्शंस आर, एक प्रसिद्ध चित्रकला थी, एक प्रशासनिक तथा सैन्य पद था, एक सिक्के का प्रकार था, या शासन का एक मुख्य अधिकारी था जिसको मनसब कहा जाता था। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और आपको ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला के इन सभी प्रश्नों में जो है पूरा समझ आया होगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप लोग जो है कमेंट में लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है ऑलरेडी, ठीक है। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।